once again, I welcome each one of you to your 5 a.m. session, why cash crunch in business and how to arrange the money. So let me see, are you ready for today's session? So if you are ready, please type ready in the chat box ताकि हम start करें अपना 5 a.m. Abhishek Bhatia ji ready, Sushant ji ready, and Dilip ji ready, and everybody. Okay, good. And rule of the game is कि जब आप अपने क्वेश्चन आस्क करते हैं या अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं तो यू नीड टू टाइप इन पैनलिस्ट एंड अटेंडीज. सो नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द टॉपिक फॉर द डे. कि कैश क्रंच क्यों हो जाता है बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर हो रहा है ना कैश क्रंच, पैसे की कमी. जब मनी रिक्वायर्ड है उस समय रिलेवेंट पैसा अवेलेबल नहीं है, नो कैश इन द बिजनेस. तो उस सिचुएशन से कैसे डील करें, बात करूंगा मैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की. सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर. बिजनेस मॉडल को ना अब आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ लो, एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ताकि आपकी कैश फ्लो के मॉडल के ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी हो जाए. तो इसके लिए मैं सीधा आपके लेके चलता हूं कैलकुलेशन शीट के ऊपर. एंड इट इज गोइंग टू बी सो सिंपल, वन लाइनर, जिसके अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं बिजनेस. You may be into the business of service or trading or manufacturing, or you may be into the project business. You may be builder on the construction. आप सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है. वो कैसे? एक ना बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं. जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, whatever the business you are doing, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू, द मनी दैट विल इनफ्लो टू यू, पैसे जो आएंगे. नाउ माय पॉइंट हियर इज द मनी जो आपको आएगी उसके सेगमेंट है. आप कोई ट्रेडिंग करता है, वो जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो द सेगमेंट वुड बी लाइक ही इज सेलिंग द मोबाइल, ही इज सेलिंग द चार्जर, ही मे बी सेलिंग लाइक मोबाइल कवर. इफ यू आर इनटू द सर्विस, इन योर सर्विस आपके सेगमेंट हो सकते हैं. इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मे बी फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यू मे बी डूइंग ऑडिट, जीएसटी कंसल्टिंग, मे बी जीएसटी फाइलिंग ऑफ रिटर्न और असेसमेंट, और देयर कुड बी दी various other aspect. You may be preparing the project reports, or you are providing internal audit services. अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो उसके अंदर भी आपकी सर्विसेज के वेरियस एस्पेक्ट हो सकते हैं. एक जहां पर आपने ड्राइंग्स बनाकर देनी है, एक है कंसल्टिंग आपका हो सकता है. अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चर में भी तो वेरियस सेगमेंट हो सकते हैं. मे बी यू आर मैन्युफैक्चरिंग दी बिस्किट्स, जैसे हमारे जानकार हैं अनमोल बिस्किट वाले गोविंद चौधरी जी, अनमोल बिस्किट. तो यू मे बी मेकिंग दी बिस्किट्स ऑफ वेरियस वैरायटी, वेरियस एसकेयू. बैटरीज आप बना रहे हैं, वेरियस एसकेयू, हर अलग अलग तरीके की. 12 VH की बैटरी है या बड़ी है, छोटी है. ना द पॉइंट हियर इज जो भी आप गुड्स और सर्विसेज वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर या तो वो एक सिंगल सर्विस होगी या उसके अंदर सेगमेंट्स होंगे. सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो. आर यू विद मी ऑन दिस पॉइंट? If you are with me, then type yes in the chat box. If you are with me, आप कह रहे सुबह सुबह जगमोहन फिर दोबारा से चैट बॉक्स का सिस्टम शुरू कर दिया. यस दबाओ, नो दबाओ, रेडी दबाओ. ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको सिर्फ शुरू में अभी जस्ट पीपल हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, तो मैंने जरा चेक भी हो जाता है लाइक ओके गॉट इट. बट नाउ एज पर योर कन्वीनियंस आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते रहो. तो नो मोर आस्किंग इन चैट बॉक्स. एज पर योर कन्वीनियंस आस्क द क्वेश्चन और योर शेयर योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो अब आपको पता लग गया बिजनेस मॉडल के अंदर. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल फोन हम बेचते हैं. मोबाइल फोन बेच लो. मोबाइल फोन बेचा 10,000 रुपए का और मोबाइल फोन की कॉस्ट आती है 8,000 रुपए की, तो उसके अंदर जीपी मार्जिन कितना हुआ? 2,000 रुपीज का, जो कि 20% हो गया. चार्जर भी बेच देते हैं 1,000 रुपए का. अब चार्जर की जो कॉस्ट है
हम परचेज करते हैं वो 500 का है, यानी कि 500 रुपए का जीपी हो गया, 50% जीपी मार्जिन है इसके अंदर। स्क्रीन गार्ड भी दे रहे हैं वो, 100 रुपए का स्क्रीन गार्ड है, 25 रुपीज की टीवीसी है, 75 रुपीज का जीपी है। जितनी छोटी आइटम है मोबाइल के अंदर मार्जिन बड़े होते हैं, उसके अंदर 75% का मार्जिन आ गया इसका। तो देखा जाए तो और भी हो सकती है वैरायटी। मान लीजिए आप ए कैटेगरी दे रहे हैं, बी तरह की सर्विस दे रहे हैं, सी तरह की सर्विस दे रहे हैं, ए तरह की सर्विस का सेलिंग प्राइस 10,000 हो सकता है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है कि मैं 10,000 रुपीज चार्ज करता हूँ ऑडिट करने के, उसकी टीवीसी कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया, उसका जीपी 100% मार्जिन होगा क्योंकि सैलरी बेस्ड होगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि हमें देखो जीपी मार्जिन 100% भी हो सकता है सर्विस के केस के अंदर। ट्रेडिंग के केस के अंदर अगर आप जिस भी रेट पे चीजों को बाय कर रहे हो प्लस टीवीसी का क्या मतलब है, ट्रू वेरिएबल कॉस्ट। ट्रू वेरिएबल कॉस्ट। सुमित वेंदिरत्ता जी क्वेश्चन पूछते जाओ चैट बॉक्स में, नॉट ए प्रॉब्लम। तो टीवीसी का मतलब है ट्रू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि उस आइटम को बेचने के लिए जो 100% वेरिएबल आइटम है, मे बी फ्रेट, मे बी पैकिंग एक्सपेंसेस, मे बी जॉबर चार्जेस पेड टू आउटसाइड पार्टी, वो उसकी टीवीसी कहलाती है। ताकि हम स्ट्रेट लाइन के अंदर उसका जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर सकें। तो आ जाओ, इस एग्जाम्पल के अंदर मोबाइल फोन बेच रहे हैं, चार्जर बेच रहे हैं, स्क्रीन गार्ड बेच रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह के जीपी मार्जिन है। अब जीपी मार्जिन शीट को देखकर तो ये लगता है कि भाई हाईएस्ट मार्जिन तो स्क्रीन गार्ड के अंदर है 75%, तो इसकी सेल होनी चाहिए। अच्छा, चार्जर के अंदर 50% का मार्जिन है, हाईएस्ट इसकी सेल होनी चाहिए। और नॉर्मल हमारा मार्जिन 20% का आ रहा है। अब सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी हमें पता लग गया। चलो अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट समथिंग। हमने 5,000 मोबाइल बेचे, 5,000 ही चार्जर अलग से बेचे, और 5,000 ही हमने स्क्रीन गार्ड बेचे। तो दैट मीन टू से कितनी टर्नओवर कर दी हमने, 5,55,00,000 की टर्नओवर कर दी, जिसके अंदर 4,26,00,000 का ट्रू वेरिएबल कॉस्ट है, और ग्रोस मार्जिन आ गया 1,28,75,000, राउंड ऑफ कर देते हैं 1,29,00,000 का। तो एवरेज जीपी हमने कितना कमाया, 23% का एवरेज जीपी हमने कमाया। वो कैसे भाई, 20% जीपी मार्जिन मोबाइल के अंदर है, 50% जीपी मार्जिन चार्जर में है, 75% जीपी मार्जिन स्क्रीन कार्ड के अंदर है। अगर हम 5,5,000 सारे बेच रहे हैं तो 5,000 इंटू 10,000 ये एक टर्नओवर आ गई, 5,000 इंटू 1,000 ये एक टर्नओवर आ गई, 5,000 इंटू 100 एक टर्नओवर आ गई। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 5,55,00,000 का जीपी। अगर 1,28,78,000 का है तो जीपी मार्जिन एवरेज 23% का एस्पेक्ट आ गया। अब मैं आपके बिजनेस को ना बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर रहा हूं, और आपके बिजनेस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रेजेंट कर रहा हूं। तो माय इनविटेशन टू यू इज, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं एक बार जीपी शीट के हिसाब से देखें तो सही कि हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मेरा जीपी 23% आ रहा है और मुझे हायर जीपी चाहिए, ज्यादा जीपी चाहिए, तो क्या होगा। अगर चार्जर मैं ज्यादा बेचना शुरू कर रहा हूँ और 50,000 चार्जर बेच दिए, ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, चार्जर की अपनी शॉप्स हो सकती हैं। स्क्रीन गार्ड आपने 50,000 बेच दीजिए, अब देखिए आपकी टर्नओवर 10,50,00,000 की हो चुकी है। यहाँ पर एवरेज जीपी मार्जिन कितना आ गया, 37% का जीपी मार्जिन है। ओके, आपने कहा कि यार ये स्क्रीन गार्ड में तो बहुत मार्जिन है, बेचो स्क्रीन गार्ड को तो होल जबरदस्त तरीके से बेचो। तो अगर ये पॉसिबल हो पाया इस रेट पे बेचना, आपने कहा 75%, ओवरऑल एवरेज जीपी मार्जिन आपका 48% आ रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। 15 करोड़ की टर्नओवर मैंने कर ली, उसके ऊपर 7,25,00,000 का जीपी मार्जिन है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको साथ ये एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। वापसी लेकर आते हैं, मोबाइल के चार्जर 5,000, स्क्रीन गार्ड 5,000। ये बेसिक साइंस ना मैं चाहता हूं आपके न्यूरो पैटर्न के अंदर एकदम इनग्रेव्ड कर जाए, एकदम इनग्रेव्ड कर जाए पूरी तरह से। अब निकेत आर जी कह रहे हैं कि फॉर कंस्ट्रक्शन जीपी टू बी कंसिडर्ड फ्लैट वाइज बट टीवीसी इज सेम फॉर ऑल वेरिएंट इन सेम प्रोजेक्ट, हाउ शुड दिस बी यूज्ड। निकेत जी, जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट कितने का बिकेगा,
पूरा प्रोजेक्ट कितने का बिकेगा वो उसका रेवेन्यू है, और पूरे प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कौन से हिस्सों में? अब जितने भी खर्चे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, उस डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी टीवीसी है। यानी कि साइट पे खड़े हुए गार्ड की सैलरी भी टीवीसी है, साइट पे खड़े हुए गार्ड की सैलरी भी टीवीसी है, और साइट पे लगने वाला मटेरियल, साइट पे लगने वाले जो भी खर्चे होंगे, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही एक सेपरेट कॉस्ट सेंटर है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपके केस के अंदर, प्रोजेक्ट के केस में नहीं कीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि जिस ऑफिस में आप बैठे हो, ऑफिस में आप बैठे हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका टेलीफोन, उसकी सैलरी, उसका रेंट, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अदरवाइज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही आपका मोबाइल है। आपका पूरा प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपका मानेसर में आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, जिसको आपने बेचना है, एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने बेचना है 50 करोड़ का। अब वो सारा प्रोजेक्ट बनाने में लगेंगे आपको 35 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि आपका 30% जीपी मार्जिन है, 15 करोड़ रुपए आप कमाओगे। तो प्रोजेक्ट को एक यूनिट मानेंगे, एक आइटम मानेंगे। यस, दैट इज द डिफरेंस। अगर 10 प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट आ गया मानेसर का, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया आपका मान लीजिए चंडीगढ़ का, तीसरा प्रोजेक्ट आ गया आपका मान लो दारूहेड़ा का, वट। तो ऐसे करते आप प्रोजेक्ट मानोगे उसको, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आते हो तो आप फ्लैट वाइज नहीं देख रहे हो, आप फ्लैट वाइज नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? आप प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करते हो। दिस इज हाउ द थिंग्स गोज इन केस ऑफ द प्रोजेक्ट। रोहन जी कह रहे हैं सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सैलरी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, ये सारे के सारे सर आपके फिक्स्ड कॉस्ट हैं। जब हम नंबर्स के ऊपर आएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तो आपकी सैलरी, एडमिन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाने वाले हैं? ये जाने वाले हैं फिक्स कॉस्ट के अंदर इन। चलो, तो आपने कहा कामना अग्रवाल जी ने, प्लीज एक्सप्लेन टीवीसी ऑन मोर डिटेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अभी बता देता हूं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टीवीसी, टीवीसी की फुल फॉर्म है ट्रू वेरिएबल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या लेना है? मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले आप मटेरियल कंज्यूम करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज योर मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपकी परचेज, जो मटेरियल खरीद रहे हो रॉ मटेरियल, वो आपका टीवीसी का पार्ट है। दूसरा, अब इसके ऊपर पैकिंग भी होगी, पैकिंग। तो पैकिंग के लिए जो आप परचेज कर रहे हो, पैकिंग एक्सपेंसेस, वो भी टीवीसी का हिस्सा है। अब ये मटेरियल जो आपने परचेज किया, अब कुछ प्रोसेसिंग तो अपनी फैक्ट्री में करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग आप बाहर भेजते हो जॉब वर्क के ऊपर, और पर पीस बेसिस के ऊपर जॉब वर्क चार्जेस पे करते हो। तो आपने बाहर जो मटेरियल भेजा, उसके ऊपर जो जॉब वर्क करवाया, वो आपका टीवीसी है। फ्रेट, जो भी फ्रेट आप इनवर्ड मटेरियल खरीद रहे थे तो ट्रांसपोर्टर को पे किया, वो भी आपका टीवीसी है। अच्छा, टीवीसी में आप ये भी इंक्लूड कर लो कि कमीशन ऑन सेल। अब अगर एक मोबाइल फोन कोई बिकवाएगा मेरा, तो उसको 10% कमीशन दूंगा या 1% कमीशन दूंगा, तो कमीशन ऑन सेल भी टीवीसी है। अच्छा, तो फ्रेट आउटवर्ड को भी टीवीसी मान लो, फ्रेट आउटवर्ड को भी टीवीसी मान लो कि जब भी मटेरियल मैं डिस्पैच करूंगा, जो भी मुझे फ्रेट देनी है, वो भी मेरा टीवीसी है। डिस्काउंट जो अलाउ कर देते हो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, वो भी आपका टीवीसी है। मीनिंग देयर बाय कि जो यूनिट का इनफ्लो मेरे पास आने वाला है, उसके अगेंस्ट में जो 100%, ट्रू का मतलब है 100% वेरिएबल है इन रिलेशन टू दी सेल और प्रोडक्शन, तो वो मेरा टीवीसी कहलाएगा। तो ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया तो ताकि जब आप सेलिंग प्राइस 10,000 का है, तो मुझे वो पड़ता कितने का है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से। यानी कि इंक्रीमेंटल बिजनेस क्या है? बिजनेस ये है कि मैं कुछ इन करूंगा मटेरियल, और फिर मटेरियल का आउट कर दूंगा, उसके बदले में मुझे कुछ बच जाएगा। 10,000 का सेल करता हूँ, 8,000 की मेरे को डायरेक्टली वेरिएबल एस्पेक्ट आता है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि जीपी 20% का है। हाँ, इसके बाद इसमें से खर्चे तो देंगे ही देंगे, भाई सैलरी जो है वो फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, देना ही है। रेंट है, एडमिन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, ये सारे के सारे मार्जिन में से लेस होंगे, ताकि मैं नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकूं। So this is the answer to your question, कामना जी।
अब सुमित वेंदिरता जी ने कहा कि माय नंबर ऑफ आइटम आर टू मच एंड सेलिंग एट डिफरेंट रेट्स टू ऑल कंज्यूमर, हाउ वी कैलकुलेट द जीपी ऑफ आइटम। तो सुमित मेंदिरता जी, चाहे आपकी नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, अब ज्यादा कितनी हो सकती है? 10, 20, 50, 500, 5000, 50,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने भी तरह के आपके वेरिएंट हैं, हर एक आइटम का जीपी मार्जिन हमने देखना है आइटम वाइज। तो लिख दो सारी की सारी आइटम्स को यहाँ पे, सारी की सारी आइटम को। यस, आई एम करेक्ट, आई एम नहीं, मतलब आई एम सीरियस, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा किस लिए पॉसिबल है। ये पॉसिबल है सुमित वेंदिरत्ता जी, आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप देखो ना केमिस्ट की शॉप के अंदर कितनी हजारों तरह की दवाइयां पड़ी होती हैं। आप हार्डवेयर की दुकान पर जाकर देखो कितने तरह के हार्डवेयर के वेरिएंट पड़े होते हैं, छोटा पेज, बड़ा पेज, कैसा भी। आप बुक स्टोर के ऊपर जाकर देखो ना कितनी तरह की बुक्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो मैन्युअली कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं। आप एक सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कौन सा? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम वाइज जीपी कैलकुलेट हो जाती है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम वाइज जीपी कैलकुलेट होती है। सैप, ओरेकल, पान, मार्ग, जितने भी तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सभी के अंदर, सभी के अंदर आप जो आइटम परचेज करते हो और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो कॉस्ट डालते हो, तो वो कैलकुलेट होना ही होना है। तो आंसर ये है कि नंबर ऑफ आइटम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर एक आइटम की जीपी चाहिए। यस, बद्रीनाथ जी कह रहे हैं सर, राहुल जी सेज कि फॉर आर्किटेक्ट जीपी इज 100%, नो टीवीसी, यू वंस आर्किटेक्ट सैलरी कैन बी टेकन एज वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल बद्रीनाथ जी, देखो ऐसा है, आर्किटेक्ट के केस में आप जो जो टीवीसी लेंगे ना, वो टीवीसी क्या होगा कि आपने आगे आर्किटेक्ट हायर कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया काम आगे आपने, वो आपकी टीवीसी है। भाई आपको प्रोजेक्ट मिल गया और आपने आगे उस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर दिया किसी सेकंड पर्सन को, तो वो जो है वो आपकी टीवीसी है। तो आपको जो प्रोजेक्ट मिला, आपने जो आउटसोर्स किया, आर्किटेक्ट रखे, डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, बाकी जो बचेगा वो आपका ग्रोस मार्जिन कहलाएगा, वहां से खर्चे करेंगे। यस, तो विक्रम जी कह रहे हैं हाउ कैन सैलरी ऑफ फैक्ट्री वॉचमैन बी टीवीसी। नहीं नहीं, फैक्ट्री के वॉचमैन की सैलरी को टीवीसी मैंने कभी नहीं कहा। विक्रम जी, आप कह रहे हो कि फैक्ट्री के वॉचमैन की सैलरी टीवीसी नहीं है। मैंने बोला कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो ऊपर वालों का क्या है। उनका क्वेश्चन ये था, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। पहले हम इस बात पे क्लियर हो जाते हैं विक्रम जी, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो खर्चे होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन को हमेशा एक प्रोजेक्ट लेते हैं, वहां पर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट की टीवीसी है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। फैक्ट्री का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में तो टीवीसी वो नहीं है, वॉचमैन की सैलरी टीवीसी नहीं है। ओके, तो पहले मुझे बताओ विक्रम जी, आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस और नो? इफ यस देन प्लीज टाइप यस। हाँ, गुड, ग्रेट। ओके, तो कृष्ण महेश्वरी जी कह रहे हैं हाउ डू यू डिटरमिन जीपी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टीवीसी का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस पैकिंग एक्सपेंसेस पर पीस प्लस जॉब वर्क चार्जेस पर पीस प्लस प्लस फ्रेड इनवर्ड, फ्रेड आउटवर्ड, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब आपके टीवीसी का पार्ट बन जाते हैं इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग। चलो अब इसके ऊपर अच्छी खासी बात हो गई। आप सर्विस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, प्रोजेक्ट के अंदर है, तो आपको पता लग गया कि वो प्रोजेक्ट बिकना कितने का है, मोबाइल फोन बिकना कितने का है, और उससे रिलेटेड डायरेक्टली 100% वेरिएबल खर्चे कितने हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको बिजनेस, पता नहीं कैसे कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो। ये बड़ा सीरियसली मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैं जब बिजनेस ओनर से बात करता हूँ और उनसे करता हूँ कि भाई साहब आप बिजनेस में फाइनेंस को देखते हो, कहते हैं हाँ जी, सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं, बस कर रहे हैं, स्टॉक रिकॉर्ड बनते ही नहीं, डिटेल है नहीं, मार्जिन पता नहीं, आइटम वाइज जीबी मार्जिन पता नहीं, मोटा माटा पता है हमें कि हम कोस्ट शीट बनाते हैं, कोस्ट शीट बना के ये वर्ता पर्दा खाता है, बस पैसे आ जाते हैं कस्टमर से और सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, जो बच जाता है वो हमारा है, भगवान की पूरी कृपा है, कभी कमी हुई नहीं है, तो बस ठीक है, चल रहा है। ओके, दैट इज फाइन, भगवान की तो कृपा है ही है, चल रहा है। द पॉइंट हियर इज
हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते जीपी? पता क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेसिक अकाउंटिंग को ही फॉलो नहीं कर रहे, बस किसी तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं और बैकग्राउंड के अंदर किताबें पूरी कर देते हैं। परचेज के बिल एंटर कर दो, सेल के बिल एंटर कर दो, एक्सपेंसेस कर दो, पीछे बैकग्राउंड अकाउंट फाइनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं है, जबकि वही सोर्स था, वही एस्पेक्ट था। जब हम अपने बिजनेस मॉडल को ही प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर नहीं कर रहे तो बिजनेस में बार 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 कैश क्रंच आएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन। आपका क्वेश्चन है ना, व्हाई कैश क्रंच इन द बिजनेस? हम बस आंखों पे पट्टी बांध के भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पता ही नहीं है कि जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं वो सेल तो मैं कर रहा हूं 10,000 रुपए का, लेकिन उसकी कॉस्ट पहुंच चुकी है 10,500। आपने देखा रॉ मटेरियल के प्राइसेस कितने बढ़ गए थे, पीछे फ्रेट की वजह से कितनी दिक्कत आई थी। तो हम 5% लॉस के ऊपर भी काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि आइटम्स ही इतनी सारी हैं। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये प्रॉफिट मेकिंग आइटम है कि आज की डेट में लॉस मेकिंग आइटम हो गई है। तो घर से हम अपने 500 रुपए पर पीस सेल करते हुए जा रहे हैं। अगर हमने इसको सेल नहीं किया होता, ब्रेक इवन पॉइंट की बात मैं बाद में करूंगा, तो हो सकता है कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा होता, हमारा ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा होता अगर हमने इसको सेल ही ना किया होता। यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट है 575 रुपए का, इसको मैंने सेल कर दिया तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया 75 रुपीज का। अगर ये सेल ही नहीं किया होता तो मेरा ग्रोस मार्जिन ज्यादा होता। ये बड़ा डीप पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूँ। तो जो भी बिजनेस ओनर अपनी किताबें लिख रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो स्टॉक रिकॉर्ड क्यों नहीं मेंटेन कर रहे, वो आइटम वाइज जीपी क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? अरे भैया, ये अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये अकाउंटिंग का मैटर नहीं है, ये मैटर है बिजनेस मॉडल का। ये वे ऑफ वर्किंग द बिजनेस है एट द सोर्स। शुरुआत में ग्राउंड पे बैकग्राउंड के अंदर आई एम टेलिंग यू दैट टू नो व्हाट एम आई सेलिंग, what am I selling, and what that quantity is giving me the gross profit margin। कुछ लोग जो हैं जैसे ट्रेडिशनल सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उन्होंने 2,500 रुपीज एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लेना है। अब इनकम टैक्स रिटर्न को अगर वो ट्रेनी फाइल करेगा तो गलतियां आएंगी, क्वालिटी कंप्लेंट आएगी। अगर उस इनकम टैक्स रिटर्न को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के ऑफिस में फाइल करेगा तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए की होगी। अब हाई क्वालिटी का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने हायर कर दिया, उसकी सैलरी 50,000 से लेके 1,00,000 2,00,000 रुपए की है। अब इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम, अगर उसने सिर्फ 20 रिटर्न फाइल की, सिर्फ 20 रिटर्न फाइल की महीने के अंदर, तो 30,000 रुपए का रेवेन्यू आया उसको। अब यहाँ पर उसको कोस्ट क्या कर रहा है? उसको कोस्ट कर रहा है सर्विस सेगमेंट के अंदर जो उन्होंने पर्सन हायर कर लिया था डेडिकेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वहां तो नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। तो यानी कि चाहे वो सर्विस सेगमेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है, तो जब तक हम क्लोज वॉच नहीं करेंगे जो हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट्स हैं, क्या एक एक रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट हमारा प्रॉफिटेबल है तो बिजनेस करने की सेंस है। अगर एक एक रेवेन्यू प्रॉफिटेबल नहीं है तो बिजनेस करने की कोई सेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि आप ब्रेक इवन पॉइंट के लिए खेल रहे हो, एक्सेप्ट कि आप कुछ प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉस मेकिंग के हिसाब से बेच रहे हो ताकि जगह बनी रहे और बाकी जगह से आप मार्जिन अर्न कर रहे हो। जो भी कर रहे हो, क्या वो स्ट्रेटेजी हमारे सामने क्लियरली विजिबल है? मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं आज, ताकि ना कैश क्रंच बिजनेस में होने का सबसे पहला कारण ही यही था कि हमारी जीपी शीट तैयार नहीं थी, हमने अपने आइटम वाइज मार्जिन नहीं देखे। अब मैं इसको काफी अच्छे से टच कर चुका हूं, आगे बढ़ता हूं। तो श्रेया नाहता जी ने कहा कि वी टेक आउट टीवीसी बॉम्ब वाइज कंजम्पशन वाइज इन मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल ठीक है। तो जो बॉम्ब वाइज कंजम्पशन वाइज आप ले रहे हो वो श्रेया जी क्या है? मटेरियल कॉस्ट है। वेरी गुड, मटेरियल कॉस्ट है वो। तो बॉम्ब का मतलब है मटेरियल कॉस्ट है। अब जो बॉम्ब लगे हुए हैं वो किस पे लगे हुए हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने कंजम्पशन वाइज ले लिया, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर से बाकी टीवीसी के खर्चे भी माइनस होंगे, जैसे कि फ्रेट, जैसे कि अच्छा लोग इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी पे की। अब कस्टम ड्यूटी को परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं किया,
तो आपका जीपी निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का मोबाइल बेच रहे हो, 5,000 रुपए का आपने मोबाइल इंपोर्ट किया, 10,000 का बेच रहे हो, 5,000 रुपए का मोबाइल इंपोर्ट किया, उसके ऊपर 3,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी पे की है, तो कस्टम ड्यूटी को भी कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 5,000 का परचेज प्राइस, 3,000 की कस्टम ड्यूटी, हो गया 8,000 रुपए। तो अब 2,000 का मार्जिन है, नहीं तो आपकी टैली बिजी क्या दिखाएगा? 10,000 में सेल किया, मोबाइल परचेज किया 5,000 रुपए में, जीपी आ गया 50%, वो गलत है, क्योंकि 3,000 की कस्टम ड्यूटी तो जोड़ी नहीं, 3,000 की कस्टम ड्यूटी तो जोड़नी पड़ेगी, तभी मैंने यहाँ पे टीवीसी लिखा, यानी कि परचेज प्राइस प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस फ्रेट इनवर्ड प्लस पैकिंग एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस कमीशन ऑन सेल, ऑल दीज। तो मुझे उस मार्जिन में बिजनेस में काम करने से पता भी लगे ना। ओके गुड, यस। ओके, तो सुमित मेहंदीरत्ता जी ने क्या कहा कि सर वी सेल वन आइटम टू वन वेंडर एट 10%, सेकंड वेंडर 8%, नाउ व्हाट टू डू। बहुत बढ़िया। देखो जी, सेगमेंट जो होते हैं ना, जीपी शीट जो है वो आइटम वाइज भी बनती है, जीपी शीट आपकी कस्टमर वाइज भी बनती है, कस्टमर वाइज, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। आप कस्टमर वाइज बनाओ ना। जीपी शीट को क्या है, उसी डाटा को अलग 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 तरीकों से आप देख सकते हो कि ये कस्टमर मुझे क्या जीपी मार्जिन देता है। अच्छा, उसी तरीके से आप एरिया वाइज बना सकते हो, सिटी वाइज बना सकते हो, आप अपने मैनेजर वाइज बना सकते हो। सेगमेंट तो सेगमेंट है ना, सेगमेंट तो सेगमेंट है। जैसे बैटरी के अंदर जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जो वहां नहीं जाएंगे, बट आंसर टू योर क्वेश्चन इज आइटम वाइज भी बना सकते हो, सेगमेंट वाइज भी बना सकते हो। तो आपको देखना है कि, यानी कि अगर आप कस्टमर वाइज बना रहे हो तो ये मेरे ए कैटेगरी के कस्टमर हैं, वो मुझसे इस रेट पे खरीदते हैं, ये कॉस्टिंग करती है। ये कैटेगरी के आइटम मुझे डिस्काउंट देना पड़ता है, इस रेट पे चलता है, ये मेरा मार्जिन आता है। तो आप 80-20 के रूल के हिसाब से जब कंसोलिडेट करोगे तो क्या करोगे, ए कैटेगरी की तरफ अपना इंक्लिनेशन करना शुरू हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया सुमित मेहंदीरत्ता जी, आप वेंडर वाइज भी बनाओ, किस तरह के वेंडर से किस पे खरीदते हो। सेगमेंट कुछ भी हो सकते हैं आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बिजनेस मॉडल समझ लो, देख लो, कर लो, मार्जिन यहीं से आ रहा है, धंधा यहीं से आ रहा है, कैश क्रंच यहाँ से क्रिएट होता है, अगर हम प्रॉपर नहीं करते तो। अच्छा, नीरज कत्तुरुका जी ने कहा, नीरज जी ने कहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट टीवीसी है कि फिक्स्ड कॉस्ट है? ये ना, इंटरेस्ट कॉस्ट ना आपकी टीवीसी नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट टीवीसी नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंदर आएगी। और फाइनेंस एक्सपेंसेस को कहां पे ग्रुप किया हमने, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ग्रुप किया है। ओके, अच्छा, तो अर्पण जी कह रहे हैं कि चैट विजिबल नहीं है। अच्छा, जो लोग ना पैनलिस्ट खाली भेजते हैं ना, रिप्लाई टू पैनलिस्ट, उनकी चैट सबको दिखती नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पैनलिस्ट एंड अटेंडेंस सेलेक्ट करें। श्रेया ने आ जाएगा, वी आर एलोकेटिंग ऑल अदर कोस्ट, दे आर गेटिंग सेपरेटली बुक्ड। ओके, देखो, हाँ, ऑल अदर कोस्ट कौन सी, टीवीसी, ऑल अदर कोस्ट फिक्स्ड कोस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सुमित मेहंदीरत्ता जी ने कहा कि सर 300 कस्टमर 3,000 आइटम बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने ना एक क्लाइंट है हमारा जो कि डील करता है, जैसे झूमर टाइप में लगे होते, लाइटें हैं, झूमर हैं, वो चाइना से भी इंपोर्ट करता है, लोकल भी मैन्युफैक्चर करता है, और हर तरह का की लाइट्स होती है उसके पास। तो उसकी 8,000 तरह की आइटम्स हैं। तो 8,000 आइटम का रॉ मटेरियल मास्टर डला हुआ उसके अंदर, फिनिश गुड्स का मास्टर डला हुआ उसके अंदर। तो सुमित मेहंदीरत्ता जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्केलेबल बिजनेस बनाना है। ये जो हमारा अमेजन है ना, अमेजन, अमेजन जो बाहर से इंडिया में आ गया, अमेजन, आप सोचो कितनी नंबर ऑफ आइटम में डील करता होगा। सॉफ्टवेयर है, अरे आज की डेट में सॉफ्टवेयर है, ओला उबर है, पता नहीं कितने लोग सफर करते होंगे उसके अंदर, लोकेशन सबकी आ जाती है। इसलिए ये चिंता मत करो कि 300 कस्टमर है, 3,000 आइटम है। तो स्केलेबल मॉडल के हिसाब से देखो, सुमित मेहंदीरत्ता जी, आप जरा वॉरेन बफेट के हिसाब से देखो ना अपने बिजनेस को। आप
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपने बिजनेस को देखो तो आपको ढंग का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी के अंदर लगाना है। अगर ढंग का लगा हुआ है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। दीज आर दी पॉइंट। तो बिजनेस के ऊपर पकड़ बनानी है। अर्पण गोयल जी कह रहे हैं, बट हाउ टू असरटेन एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर एज इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कस्टमर को करेंगे तो टीवीसी फिक्स हो गई आपकी, टीवीसी फिक्स हो गई। यहाँ कस्टमर, पहले कस्टमर को आप देते हो 9,000 रुपए में, तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर आपको 11% मार्जिन दे रहा है। दूसरे कस्टमर को आप वही चीज देते हो 9,500 रुपए में, 9,500 रुपए में वही चीज देते हो, तो वो 16% मार्जिन आ गया। और उसको क्या क्या देते हो वहां पे उसके अंदर आइटम आएगी। एक कस्टमर को कौन कौन से आइटम देते हैं, जैसे टैली के अंदर, बिजी के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे ही सेल खोलेंगे ना, सेल खोलने के बाद राइट हैंड साइड पे F7 प्रेस करेंगे तो कस्टमर वाइज जीपी दिखा देगा। बिजी में भी ऐसा दिखाता है, सैप के अंदर भी ऐसा दिखाता है, ओरेकल में भी, बान में भी। तो वो उसके लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो आप कस्टमर वाइज देखो, एरिया वाइज देखो, आइटम वाइज देखो, कैसे भी देखो। इसका मतलब ये है कि जो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि पर्टिकुलर कस्टमर वाइज अर्पण जी कैसे करना है, तो आप मेरे से 1 टू 1 करो। अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोलो मेरे सामने, मैं आपको बताता हूँ, मेरा टेक्निकल टीम मेंबर आपको बताएगा, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बताएगा। आज की डेट में सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे के सारे फीचर अवेलेबल हो गए हैं। नीरज जी ने कहा कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से स्टॉक रिकॉर्ड्स को इंप्लीमेंट कर चुके हो। कौन कैलकुलेट करेगा? आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करेगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा, आपने आईएमएस बनाई हुई है, आईएमएस बनाई है, चलो दिखाता हूँ आईएमएस। ये जब आप जेएसए ऑनलाइन के अंदर जाते हो, चले गए जेएसए ऑनलाइन के अंदर, जेएसए ऑनलाइन में जाने के बाद आपने लॉगिन किया, चलो लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है, जब आप जेएसए ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। वो कौन सी होती है? आपकी ईमेल की आईडी होती है। मिल गया। अब आपने कहा स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। जेएसए ऑनलाइन के अंदर हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है। मैंने, पहला पेज है होम का, दूसरा इंडेक्स का। इंडेक्स में नीचे गए, अब इंडेक्स में जाके ना आपने क्या करना है, सर्च कर लो, कंट्रोल F, आईएमएस, ये देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस। अब आईएमएस के ऊपर आपने कर दिया क्लिक, ये फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक किया तो ये इतना प्यारा फॉर्मेट आईएमएस का आपके सामने मेक कॉपी करके आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो चुका है, जहां पर सीरियल नंबर, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, अब जितने भी तरह की आइटम है सभी का नाम डाल दो, सभी का नाम डाल दो, सभी का। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 17 तारीख। तो ये स्टॉक 17 तारीख को कितना है? हाँ जी, ये आइटम 17 तारीख को कितनी है? ये आप यहाँ पर उसकी क्वांटिटी मेंशन कर दो। तो सारी की सारी क्वांटिटी आपके पास आ गई। 17 तारीख को मेरे पास स्टॉक कितना है, सारी क्वांटिटी आ गई। यानी कि ये वाली डिस्क्रिप्शन आपके पास कितनी आइटम है? तो आपने कहा कि मेरे पास जी आइटम है 50, 50 की क्वांटिटी है। भाई आईएमएस तो मेंटेन करना ही है ना। अगर आपके पास 3,000 आइटम है तो 3,000 आइटमों के नाम यहाँ पर आएंगे। अब चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करो, चाहे आईएमएस की शीट में करो, कहीं भी करो, वो करोगे ही करोगे। अब आपने क्या किया, इसके साथ में एक शीट इंसर्ट कर लो। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे तो प्राइस डाल दो। तो आइटम का आपने प्राइस मास्टर डाल दिया। अब वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? वैल्यूएशन बड़ी इजीली निकल जाएगी। वैल्यूएशन करने के लिए आपने क्या करना है, वी लुकअप की कमांड के साथ में क्वांटिटी के साथ में प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यूएशन आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? है कि नहीं सिंपल? है कि नहीं सिंपल? इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, कोई भी स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, कम से कम आईएमएस तो बनाना ही है ना। भाई इतना तो पता ही होना चाहिए ना, कौन सा स्टॉक मेरे पास कितना बड़ा है। क्वांटिटी पता लग गई, रेट आपको मालूम है, क्वांटिटी से रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी डे को आप उसका स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे ये बताओ नीरज जी, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं अब इस बात को सुनूंगा ही नहीं कि हमें स्टॉक रिकॉर्ड नहीं मालूम, मेरे पास कितना स्टॉक है नहीं मालूम, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, मैं नहीं सुनने वाला। मैं इसलिए नहीं सुनने वाला क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। आई एम विद यू। देखो आप बिजनेस कर रहे हो, फिर मुझसे बोलते हो कि जगमोहन कैश क्रंच हो गया, कैश क्रंच हो गया। मैंने कहा यार कैश क्रंच कैसे हो गया?
कैश क्रंच होने के लिए पहले जेनेसिस तो देखें, सोर्स तो देखें। क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि इसको बिजनेस कहते हैं क्या? बस भाग ही जाओ, सुबह उठो, नहा धो के तैयार होके भाग जाओ बस। भागो, 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 वेंडर की पेमेंट करनी है, भागो, आरटीजीएस करनी है, भागो, इसको देखो, प्रोडक्शन देखो, वाउचर देखो, क्या हो गया, कैसा हो गया, थक हार के शाम को सो जाओ। नो, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस ये है कि आपने एक बार सिस्टम प्रोसेसेस सेट कर दिए और उसके भी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश फ्लो कोच हूं ना, तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। आप क्या करते हो सारा दिन मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या करते हो सारा दिन। जो भी करते हो अच्छा ही करते होंगे, बहुत बढ़िया करते होंगे, अमेजिंग लाइफ आप रन कर रहे होंगे। बट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये हक बनता है आपसे ये इंफॉर्मेशन लेना कि भैया सेल क्या करते हो और उसमें बचता क्या है? पड़ता खाता है कि नहीं खाता? पुराने ज़माने में दादा परदादा से लेके पुराने बिज़नेसमैन, वो पुराने बात कर लो आप चाणक्य के समय से लेके, जब हम बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे समुद्री जहाज के ऊपर से लेके कल परसों तक, अगर कोई सियाना, समझदार, वाइज़ बिज़नेस ओनर है, वो क्या कहता है? वो कहता है पड़ता खाता है क्या? पड़ता खाता है। जिस धंधे के अंदर आप हो, अगर वो पड़ता ही नहीं खाता, तो वो कैश क्रंच रहेगा ही। ये बहुत बड़ा आई ओपनर मैंने शेयर कर दिया। अब देखो, अर्पण जी ने कहा कि थ्योरी बहुत हो गया सर, प्रैक्टिकल कब होगा? अर्पण जी तुसी ग्रेट हो। अर्पण जी ने कहा कि अब आगे बढ़ो और अब हमें ले चलो उस सफर के ऊपर। आ जाओ भाई, अब मैं आपको उस सफर पे ले चला जिसके लिए आप बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में वेट कर रहे हो। लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर। अब ना सीधा चलते हैं इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से। ये शीट इतनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए इसके ऊपर टाइम लगा दिया। ये शीट इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आ गया, थ्योरी समझ आ गई, प्रैक्टिकल समझ आ गया। अब करना क्या है? अब करना ये है कि बिजनेस जो है वो नंबर गेम है। नंबर गेम है, तो मुझे पता लग गया कितने फोन बेचे। हम बेच देते हैं 5,000 फोन बेच देते हैं, 5,000 चार्जर बेच देते हैं और 5,000 स्क्रीन गार्ड बेच देते हैं। तो हमने 5,05,00,000 की सेल कर दी और हमारा जो मार्जिन आ गया है वो, हमारा मार्जिन 23% का आ गया है। इसके बेसिस के ऊपर जरा फाइनेंशियल समरी को देखते हैं। फाइनेंशियल समरी क्या कह रही है? रेवेन्यू 5,55,00,000 रुपए, टीवीसी 4,62, जीपी हो गया हमारा 1,28,00,000 का, जो कि 23% है। यहाँ तक ठीक है। अब चलो नंबर गेम्स के अंदर, नंबर गेम्स के अंदर चलो। नंबर गेम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, सैलरी हम 5,00,000 रुपए महीने की पे करते हैं, जितने एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो 60,00,000 हो गए। रेंट 1,00,000 महीने का है तो साल का 12,00,000 रुपए हो गया। एडमिन के खर्चे मिला मिलू के 2,00,000 महीने के हो जाते हैं तो 24,00,000 हो गया। मार्केटिंग के खर्चे 1,00,000 महीने के तो 12,00,000 रुपए के। अभी फाइनेंस कॉस्ट मैंने डेलिबरेटली जीरो रखा है, तो टोटल खर्चे हैं 1,08,00,000 रुपए के। डेप्रिसिएशन 18,00,000 का। टोटल खर्चे हो गए 1,26,00,000 के। अब फाइनेंशियल समरी क्या कहती है? जब मैंने मार्जिन कमाया है 23% का, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी की माइनस कर दी? 1,26,00,000 की। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? बिजनेस में प्रॉफिट आ गया हमारा 2,75,000 का। कितना आ गया? 2,75,000 का, जो कि 0.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे नेट प्रॉफिट बचा है 2,75,000 का, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट ही 5,43,00,000 का है। 5,43 सेल करूंगा तो कहीं जाके मेरे खर्चे निकलते हैं। मैंने 5,55 की सेल की है, तो मेरे को प्रॉफिट बचा 2,75,000 का। अच्छा, तो अब और मेहनत करनी है तो क्या करेंगे? अगर आपने 6,000 मोबाइल फोन बेचे हैं, 6,000 मोबाइल फोन बेचे तो टर्नओवर हो गई 655 की, जीपी आ गया 23% का। तो फाइनेंशियल समरी के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया आपका 22,75,000 रुपए का। सिंपल कैलकुलेशन है ना? क्या बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहनी है, नेट प्रॉफिट आपका आ गया फिर 22,75,000 का। वापिस चलते हैं नंबर गेम्स के अंदर। जीपी शीट के अंदर अभी हम उन 5,000 मोबाइल को फोन पे बेचते हैं। अब कैश क्रंच की मैं आपको बात बताता हूँ। कैश क्रंच की बात यहाँ पर आई। अब हमें बुक्स में क्या दिखाई दे रहा है कि 2,75,000 का नेट प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमारे कैश फ्लो की पोजीशन क्या है? हमारी कैश फ्लो की पोजीशन क्या है? वो सबसे ज्यादा मायने रखती है ना। कैश फ्लो की पोजीशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो ये बिजनेस की बैलेंस शीट है। अब बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स्ड एसेट, यानी कि नया बिजनेस शुरू किया,
तो हमने 1,20,00,000 रुपए लगा दिए फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, 1,20 की लगा दी, चलो जी, ये ओके हो गया। उसके बाद आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ी, मान लो एफडी कराई, एफडी के अगेंस्ट में ओडी करानी थी तो आपने एफडी करा दी, या आपने एफडी करा के बैंक गारंटी के लिए रखी हुई है तो इन्वेस्टमेंट भी आपने 10,00,000 की करवा दी। 1,20,00,000 रुपए का फिक्स सेट है और 10,00,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो बिजनेस में आपने अपनी कैपिटल लगा दी 13,00,000 रुपए की। तो कैपिटल 1,30,00,000 की, 1,30,00,000 में से 1,20,00,000 गया फिक्स सेट में, 10,00,000 गया इन्वेस्टमेंट में, ये आपकी कैपिटल पूरी हो गई यहाँ पे। ऐसे करके आपने बिजनेस शुरू किया। उसका कैश फ्लो देख लेते हैं। भाई बिजनेस शुरू किया तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था और मैंने कैपिटल अपनी कितनी लगाई, 1,30,00,000 रुपए की। तो इनफ्लो के अंदर 1,30,00,000 रुपए तो मेरा अपना कैपिटल का इनफ्लो है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो सवाल पैदा ये होता है कि कस्टमर से कलेक्शन कितनी हुई। कस्टमर से कलेक्शन हुई है 4,63,00,000 रुपीस की। वो क्यों, हमने सेल तो कर दी थी 5,55,00,000 की, तो कस्टमर से सिर्फ और सिर्फ हमें 4,63,00,000 रुपीस क्यों आए, 463 क्यों आए, 463 इसलिए आए क्योंकि हमारी कस्टमर के साथ में पेमेंट टर्म्स ही ऐसी है कि अभी इतने पैसे लेने हैं, कितने, अभी 91,23,000 लेने हैं। अरे ये फिगर कहाँ से आई, ये फिगर आई है आपके डेटर डेज से। आपके कस्टमर कितने दिनों में पेमेंट करते हैं आपको, 60 दिनों में पेमेंट करते हैं। अगर 60 दिनों में पेमेंट करते हैं तो कम से कम 91,00,000 के तो कस्टमर आपके क्रेडिट पे रहेंगे। अच्छा, तो अगर आपके कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट करते होते तो क्या होता, डेटर डेज जीरो होते। डेटर डेज जीरो होते तो बैलेंस शीट के अंदर डेटर कितने आ रहे होते, जीरो। तो आपकी कलेक्शन कितनी हो जाती, पूरी हो जाती ना 5,55,00,000 की, पूरी हो जाती है 555 की। इसका मतलब है 5,55,00,000 रुपीज किसने डिटरमिन किया, ये बिजनेस की नंबर गेम ने डिटरमिन किया कि डेटर डेज। अच्छा, अगर डेटर डेज जो है वो 30 डेज के, अगर वो 30 डेज के हैं तो आपके डेटर्स कितने होंगे, वो होंगे 45,61,000 के। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेट किया कि सेल बटा में 365 गुणा में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके डेटर 45,00,000 के हैं, इसका मतलब कैश फ्लो आपके पास 5,93,00,000 का आया। वापसी चलते हैं, नंबर को ले जाते हैं उसी 60 डेज के ऊपर ले जाते हैं। अब 60 डेज के तो हमें कस्टमर देंगे, इन्वेंट्री हमें 30 डेज के बराबर की रखनी है, क्राइटर्स हमें 15 दिनों के बराबर की रखनी है कि क्राइटर्स को हर 15 दिनों में पेमेंट करनी होती है, वो इससे ज्यादा की उधारी हमें मिलती नहीं है क्रेडिटर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं कैश फ्लो को देखता हूँ तो ओपनिंग मेरे पास था नहीं, 1,30,00,000 मैंने लगा दिए, कस्टमर ने दिए मुझे 4,63,00,000 रुपीज। अब वेंडर को पेमेंट कितनी हो गई, वेंडर को पेमेंट हो गई है 4,43,76,000 की। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर वेंडर तो मैंने परचेज तो कितना किया था, मैंने परचेज तो ज्यादा किया था, लेकिन वेंडर को पेमेंट कम क्यों हो रही है, कम इसलिए हो रही है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहे हैं। अब ये भी तो पैसे देने देने इसलिए हैं क्योंकि मेरे क्रेडिटर डेज कितने हैं, 15। अगर ये जीरो होते, अगर ये जीरो होते तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जीरो होते, बैलेंस शीट क्रेडिटर जीरो होते तो मेरी सारी की सारी पेमेंट चली जाती कैश फ्लो के अंदर, तो क्रेडिटर्स को पूरी की पूरी पेमेंट चली जाती। लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ कि क्रेडिटर्स को हर 15 दिनों में पेमेंट करता हूँ। अब देखो मैंने सारे फार्मूले सेट किए हुए हैं, शीट आपको दे रहा हूँ मैं, शीट आपको मिल जाएगी, बट आप पॉइंट समझो। पॉइंट क्या है कि बैलेंस शीट में मेरे क्रेडिटर्स आ गए तो मेरा कैश फ्लो कह रहा है कि ये मैंने पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को। भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पे करूंगा, 1,08,00,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है ना, सैलरी दे दो, रेंट दे दो, एडमिन अदर दे दो, मार्केटिंग दे दो, टोटल 1,08,00,000 रुपए हो गया। तो 1,08,00,000 रुपए मैंने कैश फ्लो में पे कर दिए। अब कैपिटल आउटफ्लो आपको मालूम ही है कहाँ लगा था, 1,30,00,000 रुपए तो यहाँ लगा था ना बैलेंस शीट में। फिक्स सेट 1,20,00,000 के और इन्वेस्टमेंट 10,00,000 की, तो मेरा कैपिटल आउटफ्लो हो गया था इतना। इनफ्लो कितना हुआ, 5,93,00,000 का। आउटफ्लो कितना हुआ, 6,81,00,000 का। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, -88,00,000, -88,00,000। यानी कि ये कहाँ से आए हैं पैसे, ये बैंक ने फाइनेंस किए हैं, ये बैंक ने फाइनेंस किए हैं, बैंकों से ओडीसीसी ले ली है। तो आप अपनी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में आपको रेड कलर में बैंक से फैसिलिटी ली आपने 88,00,000 रुपए, पैसे है ही नहीं बिजनेस के अंदर, पैसे है ही नहीं। अब क्या है,
बिजनेस में प्रॉफिट है 2,75,000 का और बैंकों का लोन ले रखा है, इसे बोलते हैं कैश क्रंच की पोजीशन। थ्योरेटिकली आपसे शेयर करता हूँ, अगर नंबर आपके कुछ इस तरह से है, कस्टमर एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, इन्वेंट्री डेज आपकी 30 डेज की है और आप इनको 60 डेज पे अपने वेंडर को पे कर रहे हो, तो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो, बैंक फैसिलिटी जीरो हो गई, बैंकों का बैलेंस 55 लाख रुपए 78,000 का हो गया। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो में क्लोजिंग बैलेंस प्लस में आ गया 55,78,000 रुपीज का। चलो ये बात आप समझते हो, ये बात आप समझते हो कि जगमोहन आपने ये जो कैलकुलेटर दे दिया ना, इसका मतलब है कि मुझे हर समय नजर रखनी है इसके ऊपर कि मेरे डेटर्स डेज कितने चल रहे हैं, मेरे इन्वेंट्री डेज कितने चल रहे हैं और मेरा क्रेडिटर्स के डेज कितने चल रहे हैं। ये कंट्रोल करूंगा तो मेरी बैलेंस शीट में या तो माइनस आ गया, ये कंट्रोल नहीं करूंगा तो प्लस आ गया। अब 42,38,000 आ गया, 42,38 आ गया। अब क्योंकि 60 डेज करूंगा तो ये आ गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ, तो देखो नेगेटिव 88 लाख रुपए का हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा था, बहुत बड़े बिजनेस चल रहा था। अभी पीछे कोरोना आया, कोरोना के चक्कर में पिछले साल फ्रेट बहुत बढ़ गई, फ्रेट के रेट इंक्रीज हो गए, तो मेरे कस्टमर को जो परचेज करना था, अब वो उसको बाय वाया सी परचेज करना पड़ा, समुद्र के रास्ते परचेज करना पड़ा, ताकि फ्रेट थोड़ा सा और सस्ता हो जाए। डिले होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी कहा सप्लायर ने कि भाई साहब पहले आप 10 दिन पहले हमें एडवांस दिया करो। सारी की सारी पेमेंट टर्म हिल गई, सारी की सारी पेमेंट टर्म हिल गई। अब उसकी पेमेंट टर्म क्या हो गई है, उसकी पेमेंट टर्म हो गई है कि उसको क्रेडिटर डेज 15 नहीं है, उसको उसको एडवांस में पेमेंट नहीं करनी होती, उसको 15 दिन पहले पेमेंट करनी होती है, -15। जैसे ही -15 किया, कस्टमर दे रहे हैं 60, उसको देनी पड़ रही है एडवांस के अंदर। अब देखो 1,23,03,000 रुपए चाहिए, कितने, 1,23,00,000 रुपए, 88 लाख रुपए पहले थे, अब एडवांस में और देनी पड़ रही है, तो 1,23,00,000 रुपए हो गए, हो गया कांड। ये हो गया कैश क्रंच क्रिएट हो गया है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में क्या क्रिएट हो गया है, कैश क्रंच क्रिएट हो गया है। उधर से कस्टमर पैसे दे नहीं रहे हैं और पेमेंट डिले होती चली जा रही है, 90 दिनों के बराबर की कस्टमर बन गए हैं। इन्वेंट्री जो है पड़ी हुई है, इन्वेंट्री पड़ी पड़ी पुरानी होती चली जा रही है, डेज बढ़ते चले जा रहे हैं और बिजनेस की पोजीशन देखो क्या हो गई है, 2,03,68,000, 2,03,68,000 रुपए का प्रेशर क्रिएट होता चला जा रहा है। हमने जो ओडीसीसी लिमिट सैंक्शन करा रखी है वो भी पूरी चोक हो चुकी है। मानो सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ की थी, अब ये 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट आ गई। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, अरे इसी पोजीशन को तो कैश क्रंच कहते हैं, इसी पोजीशन को तो कैश क्रंच कहते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, मैं जो आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे बात क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। The point I am bringing in front of everybody is, first of all, मुझे मेरे बिजनेस के नंबर आइडेंटिफाई हो गए कि मैं करता क्या हूँ। नंबर आइडेंटिफाई होने के बाद मैंने देखा कि भाई मेरी डेटर डेज की टर्म क्या है, इन्वेंट्री डेज की टर्म क्या है, क्रेडिटर्स डेज की टर्म क्या है, अब मेरी सैलरी कितनी जाती है। अब क्या करूंगा, या तो खर्चे कम करूंगा, सैलरी, रेंट, एडमिन, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब सभी लोग कह रहे हो कि यार जगमोहन समझ आ गया, समझ आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल है, फाइनेंस तो बहुत आसान है, यहाँ पर फिगर्स डाली तो मुझे प्रॉफिट पता लग गया, ये रहा मेरा प्रॉफिट 2,75,000 का। जगमोहन तुमने फाइनेंस को तो बड़े सिंपल तरीके से बता दिया, लेकिन फिर भी मेरे बिजनेस में मेरे फाइनेंस की प्रॉब्लम क्यों रहती है। अरे प्रॉब्लम इसलिए रहती है, करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं आपके नंबर दिखते क्यों नहीं। द नंबर वन प्रॉब्लम जो आप डील कर रहे हो वो ये डील कर रहे हो कि आपके नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिंपल है ना, आपने देख लिया सामने, जीपी शीट बनी, नंबर्स की टर्म्स डिफाइन की, ये निकल कर आ गई फाइनेंशियल समरी, ये निकल कर आ गया मेरा कैश फ्लो, ये बनकर आ गई मेरी बैलेंस शीट, जहां पर अब हम बहुत ही इजीली, अब सबको समझ आ गया, देख पा रहे हैं। अब इस नंबर का ऑपरेशन करेंगे, जब हम नंबर का ऑपरेशन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस जगह पर क्या काम करना है।
जब इन्वेंट्री पे काम करेंगे तो सेपरेटली इन्वेंट्री पे काम करेंगे, इतनी हैवी इन्वेंट्री नहीं चाहिए, कम करनी है। जब कस्टमर पे बात करेंगे तो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे ताकि आइडियल कस्टमर पे बात करें। जब वेंडर की बात करेंगे तो न्यू वेंडर डेवलपमेंट की बात करेंगे ताकि मेरा परचेज का प्राइस भी कम हो और पेमेंट टर्म्स भी मेरी डिजायर्ड मिले। जब हम खर्चों की बात करेंगे तो देखेंगे सैलरी किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसके क्या कियारे हैं, क्या केपीआई हैं और क्या उसकी साइक्लिक लिस्ट के टास्क हैं, क्या वो रिलेवेंट है उस एम्प्लॉय का मेरी कंपनी में होना, या वो कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़नी शुरू हो गई है मेरे बिजनेस के अंदर। तो ये चीजों को इंडिविजुअली कैसे आप एनालाइज कर पाओगे, बगैर बिजनेस मॉडल के कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास ये नंबर तो बहुत जरूरी थे, ये नंबर जरूरी थे, ये सारे के सारे नंबर जो है वो फाइनेंशियल समरी के अंदर आ जाते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपकी जीपी शीट दिखा रहा हूँ। अब आपने कहा कि यार जगमोहन बड़ा बुरा फंसा दिया यार तुमने, यहाँ तो 2 करोड़ रुपए की पोजीशन हुई पड़ी है, हालत खराब हुई पड़ी है, कैसे करूं। तुम कह रहे हो कि डेटर डेज कम कर दो। कोई कोई लूट पड़ी है क्या मार्केट के अंदर कि मैं कस्टमर को बोलूं कि कल से आप मुझे 90 डेज में नहीं एडवांस पेमेंट देना शुरू करो। कोई नहीं देगा, देगा ही नहीं, कोई नहीं देगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर तो कभी भी नहीं देगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर नेवर एवर, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर कि आपकी पेमेंट टर्म कम कर देगा। आपकी पेमेंट टर्म कम होगी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ न्यू बिजनेस डेवलप करके, और पेमेंट टर्म कम हो ही नहीं सकती। इन्वेंट्री जितनी पड़ी है उतनी पड़ी है। जो आज के बाद फ्रेश इन्वेंट्री खरीद रहे हो ना, उसके अराउंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हो, उसके अराउंड जो आईएमएस लगा रहे हो, वहां से कंट्रोल करना शुरू करो। पुरानी नॉन मूविंग एंट्री को तो, इन्वेंट्री को तो निकालो, जिस भी रेट पे निकालो, एक बार लॉस बुक कर दो उसको। क्राइटर्स के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप बोलोगे कि मैं आपको 60 डेज में पेमेंट दूंगा तो वो मानेगा ही नहीं, कभी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, न्यू वेंडर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस की। तो नए सिरे से लिखो अपने बिजनेस को कि बेचते क्या हो, कोस्ट क्या करता है। अब जो मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो किस तरीके से मैं अपने नंबर्स को अपने कंट्रोल में, जिस दिन बिजनेस ओनर के हाथ के अंदर बिजनेस के नंबर का कंट्रोल आ गया ना, बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिकॉज बिजनेस इज ए नंबर गेम। आप इस नंबर गेम की ना मास्टरी करो, फाइनेंशियल समरी की मास्टरी करो, इन नंबर्स को एक बार अपने हाथ में ले लो। ये बड़ा सिंपल है, बड़ा लॉजिकल है। जो इतनी डिपेंडेंसी है ना कि फाइनेंशियल कंट्रोलर रिपोर्ट नहीं देता है, क्या करें, वो तो मेरे बड़े भाई साहब देखते हैं फाइनेंस, मैं तो मार्केटिंग और प्रोडक्शन देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। अरे बड़ा सिंपल है फाइनेंस। आप उस नंबर के हिसाब से उसको पकड़ना शुरू करो। नंबर पकड़ में आ गए ना, नंबर के पैरामीटर पकड़ में आ गए, तो बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। तो आपने कहा चलो ठीक है जिग्मोन, हो गया यार, जो था वो हो गया, अब फंसा पड़ा हूँ, अब तो पैसे दे दो। कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, मैं बताता हूँ आपको। पैसे आने वाले हैं आपको अब कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करके। फंस गए, पैसे चाहिए, कैश करंच में आ गया, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे मनी को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले अरेंज करने के लिए पॉइंट नंबर 1, सेल्फ कैपिटल। देखो, वो जो आपकी एक बड़ी पुरानी लैंड पड़ी हुई है, वो जो कहाँ पड़ी हुई है, गोवा में पड़ी हुई है। गोवा में, गोवा में आपने एक लैंड ले लिया था, प्लॉट ले लिया था जब सस्ते आ रहे थे, तो आपने कहा था उसके रेट बढ़ेंगे, रेट थोड़े बहुत बढ़े हैं, ज्यादा नहीं बढ़े। बेच दो उसको, उसको बेच दो, वो पैसा उठा के कंपनी में डाल दो, और उसके बाद कंपनी के अंदर कुछ पैसा आएगा, तो कंपनी की कैश क्रंच की पोजीशन सही होनी शुरू होगी। नहीं तो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसके अगेंस्ट में ले लेना है लैप, आपने कोई दिक्कत नहीं है, उसको बेच दो या लैप ले लो, और उसको अपने सेविंग अकाउंट में डालो। सेविंग अकाउंट में डालने के बाद सेल्फ कैपिटल डालनी है। देखो सेल्फ कैपिटल तो बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, अगर बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है तो सेल्फ कैपिटल डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल ही लॉस मेकिंग है तो फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात ये है। तो ये और आपको क्रंच में लेकर चला जाएगा। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट इज सेल्फ कैपिटल। देखो, बिजनेस वही ग्रो डेवलप करेगा जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। कितनी कैपिटल बिजनेस को रिक्वायर्ड है उतनी अगर डाली नहीं हुई है ना आपने, तो कैश क्रंच की पोजीशन बनी थी, बनी है, बनी रहेगी।
एक बार तो वो प्रॉपर्टी बेच के, लैंड बेच के, अपने सेविंग में पैसे इकट्ठे करके बिजनेस में डालने हैं। सेल करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लेना मुझसे कि सेल्फ कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन आपके बिजनेस के अंदर होना चाहिए। इन्वेस्टर की कैपिटल लेने का कहीं समय आ तो नहीं गया। इन्वेस्टर की कैपिटल, अब इन्वेस्टर भी मार्केट में बहुत डिफरेंट तरीके के मिलते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो स्टेक मांगते हैं बिजनेस का, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेक नहीं मांगते, खाली प्रॉफिट का हिस्सा मांग लेते हैं कि ठीक है, ये जो आप ये प्रोजेक्ट करोगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी इतनी हिस्सेदारी हो गई। तो इन्वेस्टर की कैपिटल आप ले सकते हो, उसके लिए वैल्यूएशन के हिसाब से अपने बिजनेस को तैयार करो कि आपने स्टेक देना है कि नहीं देना। मेरी राय ये है कि अभी स्टेक नहीं देना, अभी स्टेक नहीं देना। स्टेक तब देना है जब आपकी वैल्यूएशन मैक्सिमम हो चुकी है। 3 साल का 3 ईयर का गेस्टेशन पीरियड है। आप मेरे साथ काम करो FC21 के अंदर, 3 साल में आपके साथ काम करूंगा और वैल्यूएशन को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊंगा, मैक्सिमम लेवल पे जाऊंगा। वहां ले जाने के बाद हम इन्वेस्टर से पैसा लेंगे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हो, तो मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो, मैं चेक कर लेता हूँ उस लेवल पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ताकि अब हम इन्वेस्टर की कैपिटल को लेकर आए आपके बिजनेस के अंदर बेस्ट डील के हिसाब से। अभी बायजूस ने टेक ओवर किया है आकाश इंस्टीट्यूट को, तो बेस्ट डील के हिसाब से हमने इन्वेस्टर की कैपिटल को लेके आना है। इसके भी 2 प्रोपोजिशन थे। पहला था ओनरशिप स्टेक देना है, दूसरा था ओनरशिप स्टेक नहीं देना है, नहीं देना है। एक हमने ना हेल्थ एंड वेल्थ ग्रुप बनाया हुआ है। हेल्थ एंड वेल्थ ग्रुप के अंदर बड़े सारे बिजनेस ओनर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमने एक कैपिटल फंड बनाया है, तो हमारे सामने बिजनेस ओनर अपना प्रपोजल रखता है, हम उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद अगर ग्रुप की सहमति होती है तो ग्रुप, नहीं तो इंडिविजुअल भी इन्वेस्टर कैपिटल दे रहा है आपके बिजनेस के लिए। वो इंडिविजुअल 1 to 1 भी दे देता है, या ग्रुप के बेसिस के ऊपर भी दे देता है, वो प्रोजेक्ट बेसिस पर भी दे देता है, या वो स्टेक के हिसाब से भी दे देता है। तो क्या आपने इस वाले मेथड को एक्सप्लोर किया? करो, देखो। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल फंड, आपके अड़ोस पड़ोस में, वो पैसा अगर आप बिजनेस में नहीं डाल रहे हो तो कैश क्रंच रहने वाला ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कन्वर्टिबल कैपिटल का इस्तेमाल किया आपने क्या? कन्वर्टिबल कैपिटल, अब क्या होती है कन्वर्टिबल कैपिटल? कन्वर्टिबल कैपिटल का मतलब ये है कि आपने किसी को अप्रोच किया कि भाई साहब कैश क्रंच हो गया, पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसा दे दो। तो उसने कहा कि मतलब इसके बदले में क्या मिलेगा? आपने कहा कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी दूंगा। वो कहता मुझे स्टेक चाहिए, लेकिन नहीं भी चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए, नहीं भी चाहिए। वो कंफ्यूज है, पर आप डरे हुए हो, आप डरे हुए हो, वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है, हम डरे हैं कि उसको अंदर लेकर आए कि नहीं लेकर आए। तो आप उसको कन्वर्टिबल कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। उसको बोलो ऐसा है, आप पैसे दे दो अभी, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी चाहिए, अभी पैसे दे दो, बिजनेस में लगा रहा हूँ, बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, ये हालात कंडीशन की वजह से मुझे एडवांस में बाहर पैसे भेजने पड़ रहे हैं, और मेरा जो साइकिल है वो लंबा हो गया है, इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आप एक काम करो, 2 साल के लिए मुझे पैसे दे दो, और मैं आपको इसके बदले में 1% इंटरेस्ट दूंगा, 0.75 0.7% इंटरेस्ट दूंगा, 0.8 दूंगा, 0.9 दूंगा, 1% दूंगा, 1.25% दूंगा। जहां भी सौदा बैठे, जहां भी डील बैठे, तो 0.7% पर मंथ से लेके 1% के बीच में कोई भी आपकी डील बैठे, तो आपने सेट कर लिया। और आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, ऑप्शन दे रहे हो कि अगर आप चाहो तो 2 साल के बाद इन्वेस्टर बन सकते हो, नहीं बनना तो आपका लोन की तरह हम आपको वापस कर देंगे। क्योंकि वो भी कंफ्यूज था, हम भी कंफ्यूज थे, वो भी डर रहा था, हम भी डर रहे थे। हम वैल्यूएशन को लेके घबरा रहे थे कि बड़े कम स्टेक के ऊपर हो जाएंगे, वो कह रहा था कि यार मतलब मैं अगर इन्वेस्टर बन जाऊंगा तो यार मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल कैपिटल। इस तरह की डील मार्केट में मिलती रहती है। पहली क्या थी? सेल्फ कैपिटल डालनी है आपने पुरानी लैंड बेच के। दूसरी क्या थी? इन्वेस्टर कैपिटल अट्रैक्ट करना है आपको। तीसरी क्या है? कन्वर्टिबल कैपिटल। ये एक ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, इसके ऊपर जरा सोचो, दिमाग लगाओ। जितना बिजनेस को पैसा देना है वो तो देना ही है, वरना कैश करंट से बाहर कैसे निकलेंगे? एक बार तो पुश चाहिए ना मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। भाई लॉन्ग टर्म लोन अब नहीं मिली सेल्फ कैपिटल,
नहीं मिला इन्वेस्टर, नहीं मिला कन्वर्टिबल कैपिटल, तो क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, यानी कि लैप ले लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लिया। वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लेकिन है क्या, लॉन्ग टर्म, लंबा है। 5 साल का ले लिया आपने, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। 5 साल का लेके ईएमआई में कन्वर्ट करके उसका फायदा क्या है कि एक दिन खत्म तो होगा वो, क्योंकि बिजनेस में कैश करंट था। तो लॉन्ग टर्म लोन आपने इनवाइट किया। लॉन्ग टर्म लोन इनवाइट करते समय आपने फाइनेंशियल समरी देख लेनी है कि क्या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है प्रॉफिटेबल है क्या, क्या मेरी जीपी मार्जिन की जो शीट है, जीपी मार्जिन की शीट मुझे अलाउ कर रही है कि मैं ले लूं लोन। मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं। आपने देखी, आपने फाइनेंशियल समरी देख लो, फाइनेंशियल समरी अब भी दिखाता हूं। ये देखिए आपने फाइनेंशियल समरी, फाइनेंशियल समरी तो कह रही है कि मेरा 2,75,000 का प्रॉफिट है, लेकिन मान लीजिए जितना लोन लेने की बात आ गई है 2 करोड़ 3 लाख की, ये पूरा का पूरा लोन आपने ले लिया, 2 करोड़ 3 लाख के ऊपर अगर आपको 20 लाख रुपए का ब्याज भरना पड़ गया, चलो 17 लाख का ब्याज भरना पड़ गया, तो क्या होगा, मान लीजिए 17 लाख रुपए का ब्याज भरना पड़ गया, 17 लाख का ब्याज भरा तो खर्चे बढ़ गए। फाइनेंशियल समरी कह रही है लॉस हो गया 14-25 का, लॉस हो गया, लॉस। इसका मतलब है लोन नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या हो गया, आपका नेगेटिव चला गया। तो फिर इसका मतलब है कि कहाँ फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा जीपी शीट के ऊपर। भाई साहब वारा ही नहीं खाएगा, वारा ही नहीं खाएगा। कम से कम स्क्रीन गार्ड 5,000 नहीं 50,000 बेचने हैं 75% मार्जिन की, ताकि कुछ तो सांस निकले। चार्जर जो है वो 5,000 नहीं बेचने हैं, 8,000 बेचने हैं। उसके बाद मोबाइल फोन के ऊपर जोर लगाना पड़ेगा, टीवीसी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी 7,800 रुपए की। अब बनी बात, अब बनी बात, अब आ गया प्रॉफिट, आ गया प्रॉफिट, 44,50,000 का प्रॉफिट आ गया। 44,50,000 प्रॉफिट कैसे आ गया, टर्नओवर भी बढ़ गई, टर्नओवर भी बढ़ा दी, मार्जिन भी बढ़ गया, 30% मार्जिन भी बढ़ गया। यानी कि एट द सेम टाइम हमने क्या देखा कि मेरी जीपी मार्जिन बिजनेस का मॉडल कहाँ पे काम कर रहा है, इंटरेस्ट का कहाँ पे काम कर रहा है, और बैलेंस शीट का मार्जिन कहाँ पर काम कर रहा है। वापिस चलते हैं, आप कहोगे नहीं नहीं, अभी तो उसी पोजीशन में ले जाओ, ले गया, ले गया आपको उसी पोजीशन के अंदर ले गया, ले गया। राइट, अब देखो वही आ गया पोजीशन। तो अब ब्याज आप नहीं दे रहे, जीरो कर दिया, इसलिए मैंने आपको फार्मूला समझाने के लिए किया था। तो फाइनेंशियल समरी कह रही है कि हमारा प्रॉफिट है, फाइनेंशियल समरी कह रही है कि हमारा प्रॉफिट है, कितने का है, 2,75,000 का। लेकिन जैसे ही आपने ब्याज भरना शुरू किया तो लॉन्ग टर्म लोन नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म लोन लेने की जो प्रक्रिया थी वो डिपेंड करती है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर और आपके कैश फ्लो के ऊपर। तो यहां से डिसीजन लेनी है। आप एक पॉइंट को नोटिस कर रहे हो कि मैं किस तरह से आपकी हर एक डिसीजन को नंबर्स के साथ में रिलेट करवा पा रहा हूं, नंबर के साथ में रिलेट करा रहा हूं, बिकॉज बिजनेस इज अ नंबर गेम। पैसे और कहां से आएंगे, पैसे आएंगे शॉर्ट टर्म लोन से। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब ये हुआ कि आप देखो कि अगर ये पेमेंट टर्म आपकी टेम्परेली चेंज हुई है, टेम्परेली चेंज हुई है, अभी आपको -10 डेज के ऊपर एडवांस देना पड़ता है सप्लायर को। हालत खराब हो गई है, कोई उधारी देने को तैयार ही नहीं है। सारे सप्लायर कहते हैं कि भाई साहब पहले पैसे रखो फिर मटेरियल मिलेगा, पैसे रखो तो मटेरियल मिलेगा, या एडवांस में पैसे तो मटेरियल मिलेगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बिजनेस मॉडल को लेके, एक नई R&D कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन का इस्तेमाल कर लो, कर लो शॉर्ट टर्म लोन का इस्तेमाल 1 साल के लिए। जो भी पैसा आपको विद इन 1 ईयर रीपे करना है उसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। अरेंजमेंट करो, अपने ग्रुप्स के अंदर अरेंजमेंट करो, अपने सर्कल के अंदर अरेंजमेंट करो, अपने वेंडर के साथ में बात करो। वेंडर के साथ में कई वेंडर बड़े धनाढ़ हैं, वो मौके का इंतजार में है। यहाँ पर आपको 1% से लेके 1.5% के बीच में शॉर्ट टर्म का लोन मिलता है बिजनेस सर्कल के अंदर। जब शॉर्ट टर्म लोन बिजनेस के सर्कल से अंदर ले रहे हो तो बड़े केयरफुली होके लेना। ले लो, पुश मार दो एक बार, एट द सेम टाइम उसको बैकअप कर दो, ईयर मार्क कर दो जो कस्टमर से पेमेंट आनी है। उठाया शॉर्ट टर्म लोन बिजनेस के अंदर डाला,
लेकिन इसके अंदर बड़ा ही आपको ना स्विफ्ट होना पड़ेगा, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। आपको डे वाइज प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं आइटम सेल कौन सी कर रहा हूँ, किस मार्जिन के ऊपर कर रहा हूँ, क्या मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके अपने परचेज के प्राइसेस को इंश्योर कर रहा हूँ, बल्क रीड उठा रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म लोन इज जस्ट लाइक अ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया आपको, तो आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, नहीं नहीं मतलब हाँ, फ्रंट फुट पे खेलना है आपको, अलर्ट होके खेलना है शॉर्ट टर्म लोन के साथ में। तो क्या दिया मैंने आपको, आपने अपनी कैपिटल लगाई, इन्वेस्टर की कैपिटल लगा सकते हो, कन्वर्टिबल कैपिटल लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, ये सारे के सारे अदर देन बैंक्स हैं, अदर देन बैंक्स हैं। तो आप किसके पास जाएंगे आखिरी में, आखिरी में सेकंड लास्ट किसके पास जाएंगे, बैंक फैसिलिटीज। बैंक बड़ी तरह की फैसिलिटियां दे रहा है, एक तो उसकी ओवरड्राफ्ट सीसी की लिमिट है। फंस गए तब, फंसे क्यों हो, फंसे इसलिए हो कैश क्रंच हो गया है। कैश क्रंच क्यों हो गया, ध्यान ही नहीं दिया जीपी शीट के ऊपर, ध्यान ही नहीं दिया पेमेंट टर्म्स के ऊपर। कैश क्रंच क्यों होता है, जीपी शीट पे ध्यान ना देने की वजह से। कैश क्रंच क्यों होता है, पेमेंट टर्म्स को रेगुलरली इंप्रूव ना करने की वजह से। हम कर ही नहीं रहे हैं रेगुलरली इंप्रूव, पुराने रिजर्व पड़े हुए थे, पैसे पड़े थे, बिजनेस चल रहा है, हम करते चले जा रहे हैं, कैश रिजर्व क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से पेमेंट टर्म के जंजाल में फंस गए। यूज कर लो बैंक की फैसिलिटी, एलसी का इस्तेमाल करना सीखो। एलसी, एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि अब आप जो भी क्रेडिटर से माल परचेज कर रहे हो, परचेज कर लिया, उसको बोलो पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट करूंगा 2 महीने के बाद। ऐसे कैसे, ये लो एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट पकड़ाओ, 2 महीने का क्रेडिट लो, और अपने बिजनेस के स्टॉक को घुमाया आपने, आपने जीपी शीट के हिसाब से उस गुड्स एंड सर्विसेज को इफेक्टिव तरीके से घुमाया, ताकि वो पैसा आपके पास आ चुका है, और जब एलसी की पेमेंट करने की बारी आई तो फंड आपके पास अवेलेबल है। तो बैंक की एलसी की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर लो, बैंक की बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को इस्तेमाल कर लो। यानी कि आपने सेल किया, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, आप वो सेल का बिल लेकर चले गए बैंक के पास, बैंक ने उसको डिस्काउंट करके आपको दे दिया, तो इससे सडनली इनफ्लो आ गया आपका बिजनेस के अंदर, कैश क्रंच से बाहर निकले। अब फिर जीपी शीट पे ध्यान देते हुए पूरी तरह से रोटेट कर दिया, और नए वेंडर डेवलप करते जा रहे हो, न्यू बिजनेस डेवलप करते चले जा रहे हो, इन्वेंट्री कम करते चले जा रहे हो, एट द सेम टाइम एलसी का और बिल डिस्काउंटिंग का आपने इस्तेमाल कर लिया है। यह है बैंक की फैसिलिटी आप इस्तेमाल करोगे। तो कहां से आया पैसा, सेल्फ कैपिटल से, इन्वेस्टर कैपिटल से, कन्वर्टिबल कैपिटल से, लॉन्ग टर्म लोन से और शॉर्ट टर्म लोन से। बाकी जो कंपनी की लाइफ लाइन है, जिंदगी है, जिसके ऊपर मैं 100% रिलाई करता हूं, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये है आपकी लाइफ लाइन, इसको बोलते हैं इंटरनल जनरेशन ऑफ द मनी। ये आपकी मनी मेकिंग मशीन है, ये मनी मेकिंग इंजन है। भाई मनी मेकिंग इंजन तो है ही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पर डेटर्स के साथ में थोड़ी पेमेंट टर्म ठीक करने में कामयाब रहे, इन्वेंट्री ठीक करने में कामयाब रहे, और क्रेडिटर्स के साथ में आप कामयाब रहे, तो आप देखो आपकी बैलेंस शीट के अंदर तो लोन है ही नहीं ना, उड़ गया, ये तो 40 लाख रुपए सरप्लस हो गए। कौन कर रहा है ये सारा काम, ये सारा काम कौन कर रही है, आपकी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कर रही है। वर्किंग कैपिटल में होता ही डेटर्स है, इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स है। तो अगर आप इस तरीके से मैनेज कर रहे हो तो हो गया ना कमाल। अगर इस सिचुएशन के अंदर हो तो बैलेंस शीट क्या दिखा रही है, 2 करोड़ का लोन इन्वेस्टर से ले लो। चलो इन्वेस्टर ने आपको 50 लाख रुपए दिए, 1 2 3 4 5 6, इन्वेस्टर ने 50 लाख दिए, लोन रह गया 153 का। कुछ लोग और तैयार हो गए आपके साथ में, वो भी 50 लाख रुपए दे रहे हैं, आ जाओ ले लो, ये रहेगा 1 करोड़ का। लॉन्ग टर्म लोन फिर आपने ले लिया 1 करोड़ का, अब ये रहेगा 36,000 का। शॉर्ट टर्म लोन आपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए उठा लिया, कितने का, आपने उठा लिया 5 लाख रुपए का। लो जी, अब ये जीरो हो गया, और यहाँ पे बैंक बैलेंस हो गया। अब ये है कि बैलेंस शीट की हालत कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि मेरा 1 करोड़ 30 लाख की अपनी कैपिटल है, रिजर्व 275 का है, इन्वेस्टर ने 50 लाख लगाए, कन्वर्टिबल ने 50 लाख लगाए, लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ लगाए, शॉर्ट टर्म ने 50 लाख लगाया। अब इसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी, इसका मतलब है जीपी शीट पे काम करना पड़ेगा। अब आप ना अपनी बैलेंस शीट को भी देखना शुरू कर दो। आप जब अपनी बैलेंस शीट को देखना शुरू कर रहे हो, इसका मतलब है जो लायबिलिटी साइड होती है ना, इसका मतलब होता है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है यहाँ 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 से पैसा आ रहा है।
और राइट हैंड साइड का मतलब होता है एसेट, का मतलब होता है वेयर इज, ये पैसा है कहाँ पर, कहाँ है पैसा, ये वेयर इज, ये पैसा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए एसेट के अंदर, डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, लोगों से हमने 1 करोड़ 36 लाख 84 हजार रुपए लेने हैं, इन्वेंट्री आपने 70 लाख रुपए की है, बैंकों का बैलेंस 1 लाख 31 हजार रुपए का है। इसका मतलब है जब हम पेमेंट टर्म्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, पेमेंट टर्म पे जब काम करना शुरू करेंगे तो नया वेंडर डेवलप करेंगे, पुराने को खत्म करेंगे, ये जो हमने 6 तरीकों से पैसा लिया वो सुधार करना शुरू किया, तो डेटर्स को उठाकर लेकर आए 15 दिनों के अंदर, इन्वेंट्री को लेकर आए 30 दिनों के अंदर, क्राइटर्स को लेकर आए हम 30 डेज के अंदर लेकर आए। तो अब देखो हमारी बैलेंस शीट में पैसा ही पैसा कितना है, 2 करोड़ 2 लाख रुपए पैसा हो गया। शॉर्ट टर्म लोन को वापिस कर दो तो भी पैसे हमारे पास है, लॉन्ग टर्म लोन को वापस कर दो, क्योंकि सबसे महंगा पहले पे करेंगे, सबसे महंगा क्या था, शॉर्ट टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन वापस कर दिया। अब कन्वर्टिबल को बोला कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तो ये लो पकड़ो पैसे अपने, चलो निकलो। ओके, इन्वेस्टर को बोला कि बहुत अच्छा रहा आपने, ये लो जी उसके शेयर बायबैक कर दो, ये शेयर बायबैक कर लिए। तो अब सिर्फ 20 लाख, सॉरी 2 लाख रुपए का बैलेंस है नॉर्मल कोर्स के अंदर ही, जो हमने समझ लिया थ्रू दी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब आपको समझ आ चुकी है कि जगमोहन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भैया जीपी शीट को देख लो, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कैश फ्लो पे नजर बनाओ कि भाई पैसे कस्टमर से कितने आ रहे हैं, कैपिटल से कितने आ रहे हैं, क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं और बचता कितना है, और उसकी अल्टीमेटली बैलेंस शीट में पोजीशन क्या आ जाती है। सोर्स है मेरा इन्वेस्टर, कन्वर्टिबल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बैंकों की फैसिलिटी। तो दिस इज हाउ you are managing business as a number game, as a video game, as a Mario, as a cricket. So business is a number game. Now tell me. Now start asking your question. Now start asking your question. Now start asking your question. Yes, 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 yes. तो मुकेश जी ने कहा यू आर मास्टर, थैंक यू मुकेश जी फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। एज ए कैश फ्लो एक्सपर्ट आपने क्या करना है, पूरा कैश फ्लो को खेल देना है, खेल देना है, वर्ल्ड चैंपियन बन जाना है। रोहन जी कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 90 दिन तो लगते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कस्टमर 30 दिन में पे करता है, तो डेटर विल बी 120 दिन और 30 डेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। सर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल 120 दिनों का है, तो आपके डेटर्स तो 30 डेज के ही कहलाएंगे, लेकिन आपके क्रेडिटर्स का जो पीरियड है ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। इसका मतलब है 30 डेज तो डेटर्स के होंगे, बाकी आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इसका मतलब है कि जो 90 दिन लग गए ना बनाने 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 में, वो 90 दिन की क्या है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री। 30 डेज के डेटर, 90 दिन की इन्वेंट्री, कितना हो गया, 120 दिन। रोहन जी दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। नीरज जी कह रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। नीरज जी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है ना, उसके लिए तो बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। फाइनेंशियल समरी पे जाओ, ये मैंने हटा दिया ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी हटा दिया, फार्मूला क्या रहेगा, इजिकल टू फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1 करोड़ 26 लाख की, डिवाइडेड बाय जीपी रेशो, ये लो आ गया 5 करोड़ 43 लाख 14,563 का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला समझ आ गया, इजिकल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो इजिकल टू ब्रेक इवन पॉइंट। ये मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अच्छा जी, निकेत जी कहते हैं इज द बिजनेस मॉडल अवेलेबल ऑन जेएससी ऑनलाइन। बिल्कुल पक्का जी पक्का, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ बिजनेस मॉडल, तो अपलोड मिलेगा आपको, टकाटक मिलेगा। निकेत जी, तरुण मंगलानी जी कह रहे हैं वी हैव मेड द फाइनेंशियल समरी बट नीड टू मेक द समराइज शीट, हाउ डू वी गो अबाउट इट। तरुण मंगलानी जी जगमोहन सिंह के साथ में 1 to 1 कर लो। आपने क्या करना है, सिंपल 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 जेएससी ऑनलाइन पे जाओ, यहाँ गए जेएससी ऑनलाइन के ऊपर चले गए, जेएससी ऑनलाइन पे होम पेज पे जाके आपने यहाँ पर जीनी का चिराग ढूंढना है, ये रहा जीनी का चिराग। आस्क योर क्वेश्चन, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। तो आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक किया
तो आपने यहाँ पर आस्क योर क्वेश्चन में तरुण मंगलानी जी डिस्कस कर लिया कि आई वांट टू हैव 1-to-1 सेशन विद जगमोहन सिंह, बस करके खटक सबमिट कर दो। तो मेरी ये पीसी जो भी मेरा पूरा सेटअप है टीम का, खटक से ये टिकट को पकड़ेंगे और आपके साथ में मेरा 1-to-1 ऑर्गेनाइज कर देंगे। अच्छा, विक्रम जी कह रहे हैं जुमोन जी बिग बिग सैल्यूट टू यू, रियली अप्रिशिएट योर प्योर इंटेंशन ऑफ शेयरिंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू विक्रम जी, आई लव टू शेयर बिकॉज मुझे ना आपको कामयाब देखना है, मुझे पूरी बिजनेस कम्युनिटी को कामयाब देखना है, जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। आई एम विद यू। नीरज जी थैंक यू कह रहे हैं। रोहन जी, हाउ टू टेक आउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेज एज ऑल द क्रेडिटर्स एंड डेटर डज नॉट पे और टेक ऑन सेम टर्म्स। देखो सर ऐसा है, बड़ा ही आसान है। मैं तो ना रोज ही नंबर के साथ में खेलता हूँ, तो बड़ा मजा आता है नंबर से खेलने का। देखो डेटर डेज निकालना तो बड़ा आसान है। पहला तो ये है कि आप देखो आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स आ कितने रहे हैं। आपकी बैलेंस शीट में ऑल्ट आई सी किया, ये कॉलम राइट कर दिया, डेटर्स आ कितने रहे हैं, इजिकल टू क्या करना है, 365 लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाय सेल कितने की कर रहे हो, डिवाइडेड बाय सेल कर रहे हो 5, मल्टीप्लाइड बाय आपके डेटर हैं कितने, डेटर हैं आपके इतने, निकला डेटर डेज आ गए ना, डेटर डेज 15 दिनों का निकल के आ गए, डेटर डेज 15 दिनों का निकल के आ गए। इसका मतलब है कि आज की डेट में जितने भी जिसके भी जो भी डेटर खड़े हैं ना आपके, 365 लिखो, 365 लिख के उसको डिवाइड कर दो टर्नओवर से, मल्टीप्लाइड कर दो उसको अपने डेटर्स के साथ में और मार दो एंटर, निकल आके 15 डेज के डेटर है आपके। देखो 15 के हैं क्या, 20 के हैं क्या, 90 के हैं क्या, कुछ करना है क्या, डेटर्स डेज निकालना, तो मैंने आपको एकदम ऐसे बता दिया, ये आप कर दो। अच्छा, तो आप कह रहे हो, अच्छा मधुसूदन जी कह रहे हैं थैंक्स यू जुमोन जी फॉर वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा संजय कुमार जी कह रहे हैं सर यू आर एब्सोल्युटली राइट बट द इंफ्रा बिजनेस इज वेरी मच अनऑर्गेनाइज्ड, 1-to-1 ही आना पड़ेगा। आ जाओ संजीव कुमार जी 1-to-1 आ जाओ, 1-to-1 में ना कर देंगे आपको, मैं ना प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग शीट दूंगा, आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग शीट दूंगा तो आपका प्रोजेक्ट पूरा पकड़ में आ जाएगा। मुकेश जी कह रहे हैं वाओ सेल्फलेस सर्विस, आई एम विद यू सर, आई एम विद। अर्पित जी कह रहे हैं थैंक्स लॉट, सिमिलर टू ब्रेक इवन फॉर प्रॉफिट शुड वी डू ब्रेक इवन कैलकुलेशन फॉर कैश फॉर एग्जांपल, नो कैश क्रंच ऑन मंथली बेसिस। बिल्कुल करना है अर्पित जी, आपने पकड़ लिया पॉइंट आपने। मुकेश जी कह रहे हैं हाउ टू डील विद डेड स्टॉक, डेड स्टॉक को क्या करते हैं, जब कोई ह्यूमन बीइंग एक्सपायर हो जाता है सेम डे उठा के उसको शमशान भेजते हैं। आपने क्या करना है, क्यों रखा हुआ है, बदबू मार रहा है आपका डेड स्टॉक, अब डेड स्टॉक को क्या करना है, आंसर मिल गया आपको, उठा के भेजो इसको जहां भेजना है, चाहे स्क्रैप कर दो 2-4 रुपए मिल जाए, चाहे आपको जो भी प्राइस मिल जाए ना, चाहे पैसे दे के उठाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, डेड स्टॉक तो होना ही नहीं चाहिए, नाम के अंदर ही डेड है, तो बिजनेस को ये प्रॉफिटेबल कैसे करेगा। आयुष अग्रवाल जी कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट फार्मूला फॉर डेटर डेज। लो जी रिपीट कर देते हैं, उसमें क्या बात है, डेटर डेज आपके पास जितने डेटर्स आ रहे हैं इजिकल टू 365 डिवाइडेड बाय जितने की आपने सेल की, सेल कितने की 5 करोड़ 55 लाख की, मल्टीप्लाइड बाय जितने डेटर्स आपकी बैलेंस शीट में खड़े हैं, इतने खड़े हैं, तो अपने पास डेटर डेज निकल कर आगे 50। दिस इज दी फार्मूला आई हैव गिवन टू यू। ओके, अच्छा हाउ टू टेक क्राइटर डेज एंड इन्वेंटरी डेज, क्राइटर डेज निकालने के लिए अभी आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्राइटर डेज है वो कैसे निकालोगे, ये रहे क्राइटर्स, उसके लिए क्या करोगे, इजिकल टू 365 डिवाइडेड बाय आपकी जो परचेज है, यहाँ पर परचेज मान लीजिए आपकी इतनी है, मल्टीप्लाइड बाय कितने आपके पास क्राइटर्स खड़े हुए हैं, क्राइटर्स खड़े हुए हैं आपके ये, तो कितने आ गए, 30 डेज आ गया। देखो फिगर अपने आप चेंज होगी, यहाँ पे क्राइटर को मैंने 30 किया ना, यहाँ पे मैंने 60 किया ना, खड़क यहाँ पर भी 60 हो जाएगा, देखो हो गया जादू, 60 हो गया यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला है ना, फार्मूला तो वर्क करेगा ही, फार्मूला तो वर्क करेगा ही करेगा। अच्छा आपने कहा इज इट इम्पोर्टेंट टू रिटर्न अनसिक्योर्ड लोन इफ इट इज टेकन फ्रॉम फैमिली मेंबर, देखो फैमिली मेंबर से लिया है तो ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर से जो आपने लोन लिया है ना वो बेसिकली आपकी टैक्स प्लानिंग है, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, जब इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो तो बिजनेस को खर्चा मिल रहा है,
आपको 30% टैक्स बच रहा है। अब जिसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो सकता है कि उसका टैक्स स्लैब 20% का हो, तो 10% टैक्स आपने बचा लिया। तो फैमिली मेंबर को इंटरेस्ट देना अच्छी बात है, उनका लोन रहने दो वहाँ पे, तो ये टैक्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा टूल है। तो आप ना अभिषेक जी ये भी देखो ना, अभिषेक जी आप जो है जेएससी ऑनलाइन में चले जाओ, चले गए? जेएससी ऑनलाइन में जब चले जाओगे और इंडेक्स पे क्लिक करोगे, कर दो इंडेक्स पे क्लिक। जब आप इंडेक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगी टैक्स प्लानिंग शीट, टैक्स प्लानिंग शीट। तो इस टैक्स प्लानिंग शीट को ना इस तरह से इस्तेमाल करना, आपने कंट्रोल एफ किया, टैक्स प्लानिंग शीट पे क्लिक किया, कंट्रोल एफ किया, टैक्स प्लानिंग शीट पे क्लिक किया और फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो ये मिल गई आपको टैक्स प्लानिंग की शीट। लेके कॉपी करोगे तो ये आप ही के कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी टैक्स प्लानिंग शीट। ये देखो, पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है पहली कंपनी, फिर दूसरी कंपनी, फिर आपकी फैमिली, यानी कि आप हो गए इंडिविजुअल वन, आपकी वाइफ है, फादर है, एचयूएफ है, सभी का नाम आपने एक ही शीट के ऊपर लिख लिया, लिख लिया। लिखने के बाद ये रही डिस्क्रिप्शन आपकी। भाई 5 हेड ऑफ इनकम होती है ना, बिजनेस इनकम हो सकती है, सैलरी, रेंट, कैपिटल गेन, अदर सोर्स हो सकती है। अब जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है, दे रही है कंपनी, ले रहा है इंडिविजुअल, तो पूरे परिवार की टैक्स कैलकुलेशन कर लो। नेट इफेक्टिव रेट मिनिमम होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट यू शुड टेक केयर। हाउ टू डील विद लो मूविंग स्टॉक। लो मूविंग स्टॉक को तो सस्ते में बेच दो, कोई बात नहीं। आप जितने में खरीदा उतने में बेच दो तो भी कोई बात नहीं। हमें स्लो मूविंग आइटम में डील करने का ही नहीं है, हमें फास्ट मूविंग गुड्स में डील करना है और हमें अपनी स्टॉक टर्नओवर रेशियो को बढ़ाना है। जितनी तेज गति से आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो भागेगी, उतनी तेज गति से आपका कैलकुलेट होगा। हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज में वही किया ना हमने, इन्वेंट्री डेज जो है आपके ऐसे कैलकुलेट होंगे। ये देखो, इन्वेंट्री डेज में भी इन्वेंट्री ले ली आपने, ये रही इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो यहाँ पर क्या आएगा, इजिकल टू 365 डिवाइडेड बाय आपकी टीवीसी। आपकी टीवीसी यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है टीवीसी, 4,26,25,000 मल्टीप्लाइड बाय जितने की इन्वेंट्री आप होल्ड कर रहे हो। ये कर दिया, कितना आ गया 30 डेज का, आ गया ना 30 डेज। जादू करते हैं, अगर यहाँ पर मैंने 45 डेज किया तो यहाँ पर भी 45 डेज आना चाहिए, तो जादू हो गया, 45 डेज आ गया। That meant to say this is how we calculate the inventory days। तो मेरा अब आपसे सवाल ये है, सवाल ये है कि अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है आपसे कि why today session, why today session, आज का सेशन इसलिए ताकि आप अपने बिजनेस को और लाइफ को फ्लड करें कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में, और उन मिलेनियर बिलेनियर के डिजाइन को इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस के अंदर। आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जब मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए सारी चीजें प्लेट में सजा के दे ही रहा हूं, तो आप उसको छको, उसको यूज करो, इंप्लीमेंट करो विदाउट एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी। आप जेएस से ऑनलाइन को पूरा इस्तेमाल करो ना। JSAonline.in, JSAonline.in पे क्लिक करो, यानी कि आपने क्या किया, www.jsaonline.in पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल गया। जो लोग तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, जो लोग तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो इसको इस्तेमाल करें। जिन्होंने अभी तक JSA ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरा JSA ऑनलाइन को मैंने चैट बॉक्स में डाला है, क्लिक करो, चैट बॉक्स में क्लिक करो, आपके सामने खुल जाएगा। तो आप 7 डेज का ना फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर लो, अच्छे से समझ लो। 7 डेज पे क्लिक करने के बाद नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, कंपनी का नाम डालना है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई JSA ऑनलाइन को लेना चाहता है तो उसको दे दो ना ये लिंक, JSAonline.in, सिंपल। तो वो यहाँ पर करेगा, मेरी टेक्निकल टीम उसको एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। अगर आप ऑलरेडी JSA ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं तो आपको मान लीजिए फर्दर ट्रेनिंग चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो। लेकिन इस कैश फ्लो की मास्टरी की नॉलेज को ना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दो। दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ दिस सेशन। कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ लो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट, यू आर फैंटास्टिक। आपको ये सेशन कैसा लगा
आप चैट बॉक्स के अंदर ये बताते हुए आप एग्जिट करो एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड अमेजिंग लाइफ अहेड टुवर्ड्स. Thank you very much, everybody. Thank you, Abhishek ji. Thank you, Arpan ji. Thank you, Nikesh ji. Thank you, Arpit Patni ji, Amar Prana ji. Thank you, and thank you, Neeraj Katuria ji and Mr. Patti. Thank you very much. Vinay Roy ji, thank you. Sushant ji, thanks. Sudhar ji, thank you. Krishna Maheshwari ji, appreciate your passion. Thank you, Krishna Maheshwari ji. Thank you, Mukesh Jaswani ji and Dilip Patil ji and Shreyas Nahas ji and Rohan ji, Sushant Bhatia ji. Thank you, Ayush ji, Sunil ji, Suchit Garg ji, thank you. Vivek ji, thank you. And Info ji, thank you. Amar Khurana ji and Kamna Agrawala ji, thank you for participating. Amar Khurana ji पूछ रहे हैं which RJ batch you are from? I am from April 2013. अप्रैल 2013. अप्रैल 2013 में मैंने किया था and life is not the same after that. पूरी जिंदगी ना मैंने अब पैशन पे लगा दी है, पूरी जिंदगी मैंने अब गिविंग पे लगा दी है. गिव इज द ओनली वे ऑफ लिव. गिव इज द वे टू लिव एंड आई एम कमिटेड फॉर दैट. थैंक यू नवीद जी एंड थैंक यू मुकेश जसवानी जी एंड नितिन जैन जी. फिर मिलेंगे अगले सैटरडे इसी तरह से एक नए टॉपिक के ऊपर डिटेल रिसर्च करके मैं आपके पास लेके आऊंगा. एंड थैंक यू प्रणा जी एंड हैव अ नाइस वीकेंड अहेड, हैव अ नाइस लाइफ अहेड. बाय.